तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 14 जुलाई। कल संडे था। कल था संडे 14 जुलाई। आज 15 जुलाई है। आज और कल के जो करंट अफेयर है उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए, उससे पहले आज की दो प्यारी सी लाइनें कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना। जिंदगी जीनी ऐसी जीनी, एक ही तो जिंदगी मिली है। 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद में एक मनुष्य जीवन मिलता है, तो इस जीवन को तो सफल बनाना ही है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, वो इस प्रकार है कि कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में किस राज्य ने बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2024 जीता है? ऑप्शन नंबर ए है असम, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है नागालैंड और डी है सिक्किम। तो हाल ही में नागालैंड राज्य ने कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ बागवानी राज्य का पुरस्कार किसने जीत लिया है? नागालैंड ने। ठीक है, देखिए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल। नागालैंड ने कई किसानों और ग्रामीण लोगों को लाभ पहुंचाने वाले अभिनव बागवानी कार्यक्रमों के लिए बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य 2024 का पुरस्कार जीत लिया है। ठीक है, महिला संसाधन विकास और बागवानी मंत्री सालहोतु ओनुवोकुस, ये ध्यान रखना मंत्री का नाम, ने नई दिल्ली में पुरस्कार प्राप्त किया। यानी ये नागालैंड के मंत्री हैं जिन्होंने ये बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है, कौन सा राज्य ने प्राप्त किया है? नागालैंड ने। आगे चलते हैं, आज का जो अगला क्वेश्चन है इस प्रकार है, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे रोड का किस केंद्रीय मंत्री ने लोकार्पण किया है? हाल ही में गोवा में मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसको जोड़ने वाली एक रोड है, एक हाईवे है, उसका उद्घाटन किया गया है। तो वो किस मंत्री ने किया है और कहाँ पे किया है? गोवा में किया है और भारत की जो परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, इन्होंने किया है। आप सबको पता है अभी मोदी जी ने नई कैबिनेट का गठन किया था नई सरकार बनने के बाद में, तो उसमें जो परिवहन मंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? नितिन गडकरी। अमित शाह क्या है? गृह मंत्री। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं आगे। अनुराग ठाकुर वर्तमान में कुछ नहीं है, इनसे पूर्व इनको खेल मंत्रालय दिया गया था, अब की बार की सरकार में इन्हें कोई मंत्रालय नहीं दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप कमेंट बॉक्स में बताना ज्योतिरादित्य सिंधिया को कौन सा मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आज किस प्रकार है, या उससे पहले इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देखेंगे। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आ गई है एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट से क्वेश्चंस आते हैं आपके वनडे एग्जाम्स में, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जितनी डिटेल होगी बेसिक से लेके एडवांस तक की वो यहीं क्लियर कर लेते हैं। देखो, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा में मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे रोड का गुरुवार को लोकार्पण किया है। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कहाँ पे है? गोवा में। अब देखिए, अब थोड़ी सी डिटेल एयरपोर्ट्स के बारे में। तो बात की जितने इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट हैं जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले अपन दिल्ली का देखेंगे। दिल्ली में कौन सा है? दिल्ली, ये रहा दिल्ली का, ये रहा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ठीक है, उससे ऊपर पंजाब में देखिए गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? पंजाब के अमृतसर में। उसके बाद में श्रीनगर में कौन सा है? शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पे है? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में नोएडा में एक और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, आप बताइए वो कौन सा एयरपोर्ट है? ठीक है, उसके बाद में दूसरा एक क्वेश्चन आता है, पालम एयरपोर्ट बात की किस राज्य में बन रहा है? इसका भी आपको आंसर देना है। ठीक है, आगे देखिए, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में, गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता पश्चिम बंगाल में, उसके बाद में बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर। नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। अब तक का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के गया में है। उसके बाद में देखिए नीमन बक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई। उसके बाद में तिरुचापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचापल्ली तमिलनाडु में है। उसके बाद में देखिए कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि केरल में, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम केरल में। ठीक है, उसके बाद में कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कालीकट कहाँ पे है? केरल में ही है। ठीक है, उसके बाद आगे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में। उसके बाद में छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में। उसके बाद में अंतिम बचता है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ पे? जयपुर में। ये तो गुजरात में है, जयपुर में है सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, जयपुर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे देखिए थोड़ी सी और डिटेल इसके बारे में। अब थोड़ा सा अपन
जानकारी लेते हैं भारत में वायु परिवहन की। ठीक है, 1911 में भारत में वायु परिवहन की शुरुआत की गई। इलाहाबाद से नैनी के बीच में विश्व में सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया। यानी भारत में जो वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी वो डाक सेवा के रूप में की गई थी। लखनऊ से इलाहाबाद की नैनी से एक उड़ान भरी गई, उसमें डाक जो है वो ले जाई गई थी, उसके द्वारा सर्वप्रथम भारत में शुरुआत हो गई थी। उसके बाद में देखिए 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना की गई और भारत की ध्वजवाहक कंपनी थी जिसने सर्वप्रथम, यानी भारत की कोई अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, विमान कंपनी थी, वो कौन सी थी? इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी। उसके बाद में 1953 में वैमानिक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी जितनी भी भारत में कंपनियां थी जो वायु सेवा से जुड़ी हुई थी उनका अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1953 में। आगे देखिए भारतीय विमान निगम, इसका गठन हुआ। ये क्या करता है? देश के आंतरिक भागों के लिए अतिरिक्त सीमावर्ती देशों नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार तथा मालदीव को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। यानी भारतीय जो विमान निगम है ये क्या करता है? भारत के अंदर और भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उनमें अगर वायु सेवा का संचालन करना है वो कौन करता है? भारतीय विमान निगम। आगे देखिए एयर इंडिया, ये क्या करता है? विदेशों के लिए सेवाएं उपलब्ध करवाता है। यानी भारत से अगर आपको अमेरिका जाना है, शिकागो जाना है, लंदन जाना है, पेरिस जाना है तो किसके द्वारा जाया जाएगा? एयर इंडिया के द्वारा। एयर इंडिया एक कंपनी है, भारत की आधिकारिक कंपनी है। ठीक है, आगे देखिए, अब आगे यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल अपन इसके बारे में देख लेते हैं। एयर इंडिया क्योंकि भारत की विमानपत्तन कंपनी है, भारत की ध्वजवाहक विमान सेवा है। प्रतीक चिन्ह क्या है इसका? उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चिन्ह। ये जो चिन्ह दिख रहा है आपको, कोणार्क चिन्ह। ठीक है, किसका प्रतीक चिन्ह है? एयर इंडिया का। आगे देखिए मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। निगमित कार्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। शुभंकर क्या है? महाराजा। ये जो महाराजा की फोटो दिखती है आपको, ये एयर इंडिया का शुभंकर है। ठीक है, तो वायु परिवहन के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आगे देखिए आज का जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की ट्रेप स्पर्धा में किसने कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन नंबर ए है केरी गैरिसन, ऑप्शन नंबर बी है भव्या त्रिपाठी, सी है सबीरा हैरिस और डी है सोफिया गोरी। तो हाल ही में इस निशानेबाजी चैंपियनशिप में जो पदक जीता है वो किसने जीता है? सबीरा हैरिस ने। देखिए भारत की सबीरा हैरिस ने जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की ट्रेस स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। फाइनल में कल सबीरा ने 40 में से 39 सटीक निशाने लगाए हैं। तो यहाँ से ध्यान रखना, सीधा क्वेश्चन पूछ लेता कि सबीरा हैरिस का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। हाल ही में समाचारों में देखा गया डेंगू हड्डी तोड़ बुखार। सीधा क्वेश्चन आता है, हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है? डेंगू। डेंगू का ही उपनाम है हड्डी तोड़ बुखार। तो ये भी पूछ लेगा कि डेंगू है वो किस मच्छर के कारण फैलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है एनाफ्लीज मच्छर, ऑप्शन नंबर बी है एंडीज मच्छर, सी है क्लूलेक्स मच्छर और डी है क्लूसेटा मच्छर। इनमें से राइट आंसर क्या होगा? मादा एंडीज मच्छर। कौन सा है? एंडीज मच्छर। एंडीज मच्छर के कारण क्या फैलता है? डेंगू। ठीक है, देखिए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य भर में डेंगू मामलों में वृद्धि का स्वतः संज्ञान लिया। देखो अभी थोड़े दिन पहले कर्नाटक में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे थे, वहां की सरकार के प्रयास उतने नहीं हुए थे। इस कारण से कर्नाटक का जो हाई कोर्ट है उसने स्वतः संज्ञान लिया और कर्नाटक सरकार को आदेश दिया कि आप डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ करिए। इस कारण से ये डेंगू चर्चा में आ गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी बेसिक क्वेश्चन तो आपको पता है पूछे जाते हैं। डेंगू एक मच्छर जनित वायरल संक्रमण है जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आम है। ये एंडीज मच्छरों द्वारा फैलता है, जबकि कई संक्रमण हल्के भी होते हैं। ठीक है, ये डेंगू आपको पता है। अधिकतम डेंगू के जो मच्छर हैं वो 16 डिग्री सेल्सियस के तापमान में अंडे देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखो जो एंडीज मच्छर है इससे कौन कौन से रोग होते हैं? चिकनगुनिया, डेंगू बुखार, लिम्फेटिक फाइलेरिया, रिफ्ट वैली बुखार, पीला बुखार यानी पीत ज्वर और जीका वायरस। तीन ध्यान रखना, एंडीज मच्छर से कौन कौन से होते हैं? डेंगू, उसके बाद में जीका, जीका के बाद में चिकनगुनिया, जीका और एक चिकनगुनिया। ये तीन तो आपको ध्यान ही रखने हैं। किससे? एंडीज मच्छर से। एनाफ्लीज मच्छर से कौन सा होता है? मलेरिया, सबसे प्रमुख रोग है मलेरिया। क्यूलेक्स, इससे जापानी इन्फेलाइटिस ये एक बीमारी है। उसके बाद में लिम्फेटिक फाइलेरिया और वेस्ट नाइल फीवर ये प्रमुख बीमारियां हैं। क्यूलेक्स भारत में बहुत कम देखने को मिलता है, इस कारण से एनोफ्लीज और एंडीज इन मच्छरों से जो होने वाले रोग हैं वहां से बार बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए, तो इनके बारे में ध्यान रखना। सबसे ज्यादा एंडीज से डेंगू, चिकनगुनिया और जीका, एनोफ्लीज से मलेरिया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आज का जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। हाल ही में समाचारों में रही प्रौद्योगिकी विकास निधि
योजना किस मंत्रालय का कार्यक्रम है? सीधा एक क्वेश्चन पूछ लेता है, जितनी भी योजनाएं आती हैं उनसे कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में मिल ही सकता है। तो हाल ही में एक योजना लॉन्च की है जिसका नाम है विकास निधि, प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना। ये किस मंत्रालय ने लॉन्च करी है? ऑप्शन नंबर ए है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी है गृह मंत्रालय, सी है शहरी विकास मंत्रालय और डी है रक्षा मंत्रालय। तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने एक योजना लॉन्च करी जिसका नाम है प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना। ठीक है, देखिए इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसका नाम है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम। ठीक है, प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा मेक इन इंडिया पहल के तहत निष्पादित रक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। क्वेश्चन पूछ सकता है ये जो प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? रक्षा मंत्रालय द्वारा। किसको सहायता देने के लिए? DRDO को। किस मिशन के तहत? मेक इन इंडिया पहल के तहत। ठीक है, यहाँ से इसके बारे में भी ध्यान रखना। आगे देखिए आज का जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, हाल ही में किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च की है? सेफ्टी रिंग एक साइबर सुरक्षा से बचाव का उपाय है जो इनमें से किस बैंक ने लॉन्च किया है? देखिए ए है SBI, बी है PNB, सी है BOB और डी है ICI। तो हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने सेफ्टी रिंग नामक एक स्कीम लॉन्च की है, एक पोर्टल लॉन्च किया है जो क्या करेगा? साइबर सुरक्षा से रक्षा करेगा। देखिए PNB ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सेफ्टी रिंग साइबर फ्रॉड की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पंजाब नेशनल बैंक ने सेफ्टी रिंग सिक्योरिटी फीचर पेश किया है। ये PNB में एक नया फीचर आया है जिसका नाम है सेफ्टी रिंग। सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, सेफ्टी रिंग सिक्योरिटी फीचर किसने लॉन्च किया है? PNB ने। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आज का जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, 16वें वित्त आयोग की 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद के संयोजक कौन है? देखो अध्यक्ष अलग होते हैं वित्त आयोग में, सदस्य अलग होते हैं, संयोजक अलग होता है। तो जो संयोजक है इनमें से कौन है? ए अनिरुद्ध मिश्रा, बी है प्रांजल भंडारी, सी है पूनम गुप्ता, डी है अमिताभ प्रसाद। तो हाल ही में पूनम गुप्ता को 16वें वित्त आयोग का 5 सदस्यीय सलाहकारी परिषद का संयोजक नियुक्त किया गया है। अब यहां से चर्चा में आ गया है वित्त आयोग। आपको पता है वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत होता है। वित्त आयोग में 4 सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। इनकी जो नियुक्ति होती है वो 5 साल के लिए होती है, राष्ट्रपति करता है। अब थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल देखते हैं। आगे देखिए क्या क्या डिटेल है। पहले तो इसके बारे में ध्यान रखना कि डॉक्टर पूनम गुप्ता इस सलाहकारी परिषद की संयोजक होगी। किसकी? 16वें वित्त आयोग की, 16वें फाइनेंशियल कमीशन की। यहां से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहली बात, 16वां वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत इसका गठन होता है? अनुच्छेद 280। ठीक है, कालावधि यानी समय कब से कब तक? 2026 से लेकर 2031 तक इसका गठन किया गया। सदस्य कितने हैं? 4। अध्यक्ष कितना होता है? 1। अध्यक्ष कौन है? श्री अरविंद पनगड़िया। सीधा क्वेश्चन आएगा कि 16वां वित्त आयोग है उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगड़िया। सचिव कौन है? ऋत्विक रंजन पांडे, यानी CEO कौन है? ऋत्विक रंजन पांडे। आगे देखिए इसमें जो सदस्य हैं, एक है मनोज पांडे, दूसरे हैं अजय नारायण झा, तीसरे हैं एनी जॉर्ज और चौथे हैं सौम्या क्रांति घोष। ये 4 सदस्य हैं किसके? 16वें वित्त आयोग के। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां से थोड़ी सी और डिटेल देखते हैं वित्त आयोग के बारे में। देखिए क्या क्या डिटेल है। अनुच्छेद 280 भारतीय संविधान के भाग 12 में भारतीय संविधान के भाग 12 में किसका उल्लेख है? वित्त आयोग का। अनुच्छेद 280 एक्चुअल अनुच्छेद पूछ रहे 280(1). ठीक है, आगे देखिए अर्धन्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग गठन करता है। ये जो आपको पता है वित्त आयोग क्या है? एक अर्धन्यायिक निकाय है। आगे देखिए गठन कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि के लिए। ठीक है, आगे देखिए इसके पास क्या होता है? एक सिविल कोड की शक्तियां प्राप्त होती है इसे। सदस्य कितने होते हैं? एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सहित इसमें जो 4 सदस्य होते हैं उनमें एक हाई कोर्ट का न्यायाधीश भी होता है। ठीक है, आगे देखिए योग्यता क्या है? योग्यता तय करने का अधिकार किसको होता है? संसद को। कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट। ठीक है, पुनर्नियुक्ति, इनकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। आगे देखिए वित्त आयोग की सिफारिशें केवल सलाहकारी है और सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। वित्त आयोग जो सलाहें देता है उसको सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये केवल और केवल सलाह के रूप में ही दे सकते हैं। आगे देखिए पहला वित्त आयोग कब हुआ था? ये अब यहां से जितने क्वेश्चंस बनेंगे, यहां से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं ना ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वित्त आयोग गठन 1952 से 1957। अध्यक्ष कौन से? केसी नियोगी। बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी
नहीं होगी। आगे देखिए, दूसरा वित्त आयोग 1957 से 1962, अध्यक्ष कौन थे? के संतानम, ये भी कभी कभार पूछ लेता है। अब 16वें वित्त आयोग से पहले जो 15वां वित्त आयोग था वो 2021 से लेकर 2026 तक है, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? एनके सिंह। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा आपके एग्जाम्स में, हो सकता है 16वां नहीं पूछे 15वां पूछ ले। तो 15वें कौन थे? एनके सिंह। कब से कब तक है? 2021 से लेकर 2026 तक। राज्य वित्त आयोग, अब राज्यों में भी वित्त आयोग होते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल, 5 वर्ष के लिए। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 243 के तहत। ये क्या करता है? पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। यानी वित्त आयोग का प्रमुख कार्य होता है, जो वित्त होता है, फाइनेंस होता है, उसके ऊपर समीक्षा करना, उसके ऊपर सुझाव देना। ठीक है, किस प्रकार अपने रेवेन्यू को अपन मैनेज करें, इसके ऊपर सुझाव कौन देता है? वित्त आयोग। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति को फाइनेंशियल कमीशन द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें दी जाती है। यानी जो फाइनेंशियल कमीशन है, वित्त आयोग है, वो ये सिफारिशें राष्ट्रपति को दे सकता है। अब राष्ट्रपति और सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये केवल सलाह होती है। देखिए, पहली क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शुद्ध कर आय का विवरण, यानी जो आयकर हो, इनकम टैक्स है, उसका विवरण किस प्रकार होगा? यानी 40% सरकार राज्य को देगी, 60% केंद्र को देगी। ये किस प्रकार होगा? इसका निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग। ठीक है, केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता हेतु अनुदान का निर्धारण, यानी जो राज्य होते हैं, जैसे मान लो कोई राज्य पिछड़ा है, कोई राज्य जो पहाड़ों में है, जैसे बिहार है, बिहार को पिछड़े राज्य का दर्जा प्राप्त है ना, तो इन राज्यों को विशेष सहायता देने के लिए जो अनुदान दिया जाता है, अनुदान में क्या होता है? 90% पैसे भारत सरकार देती है, 10% वहां की गवर्नमेंट लगाती है। और ये जो 90% होता है, ये ऋण नहीं होता, ये सहायता होती है, ये सब्सिडी होती है। इसे किसी भी राज्य सरकार को, जिसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, जिसको सहायता दी जाती है, उसको वापस चुकाने का कोई प्रावधान नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में ये सिफारिशें और हैं जो आपको यहाँ से देख लेनी है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। कौन सा विश्वविद्यालय संस्कृत और भारतीय अध्ययन स्कूल के तहत हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए नए केंद्र स्थापित कर रहा है? मेरे को लगता है आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का वो कौन सा विश्वविद्यालय है वो आने वाले समय में जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म के संबंधित अध्ययन से संबंधित केंद्र स्थापित कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बी है दिल्ली विश्वविद्यालय, सी है मुंबई विश्वविद्यालय और डी है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो हाल ही में जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी क्या कर रहा है? ये केंद्र स्थापित कर रहा है। ये केंद्र क्या करेंगे? संस्कृत और भारतीय अध्ययन स्कूल के तहत हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए नए केंद्र स्थापित करेगा। कौन? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे देखिए, इसी के बारे में थोड़ी सी डिटेल। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हिंदू अध्ययन के लिए केंद्र खोलने के साथ साथ बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए भी केंद्र खोलेगा। ठीक है, यानी प्राचीन जो परंपराएं थी, प्राचीन जो इतिहास था, उसके ऊपर रिसर्च करेगा। कौन? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ठीक है, आगे देखिए, आज का लगभग अंतिम क्वेश्चन। 1975 के आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को याद करने के लिए किस तारीख को संविधान हत्या दिवस? अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने ये संविधान हत्या दिवस मनाने का एक घोषणा करी है, तो वो किस दिन मनाया जाएगा? ये जो संविधान हत्या दिवस है, ऑप्शन नंबर ए 27 जून, बी है 26 जून, सी है 25 जून और डी है 28 जून। तो हाल ही में 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का जो दिन निश्चित किया है वो केंद्र सरकार ने किया है। और क्यों किया है? आपको बताया 1975 में आपातकाल लगा था और आपातकाल बिना किसी वजह लगाया गया था। इस कारण से उस दिन को याद रखने के लिए केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आपको पता है आपातकाल कब लगा था? 25 जून 1975। ठीक है, भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। आपको पता है आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राज्य आपातकाल और एक वित्तीय आपातकाल। ठीक है, अनुच्छेद 352, 356 और 360। अब इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, आपातकाल के ऊपर चर्चा करेंगे, उससे पूर्व थोड़ा सा देख लीजिए। जयप्रकाश नारायण ने इसे भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काला काल कहा। यानी उस समय जब भारत में वित्तीय आपातकाल, भारत में 1975 में आपातकाल लगा था, उस समय जो जयप्रकाश नारायण थे, विपक्ष के नेता थे, उन्होंने उस समय को सर्वाधिक काला काल कहा था। जुलाई 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने घोषणा की है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 25 जून 1975 को आपको पता है भारत में आपातकाल लगा था। ठीक है, आगे चलिए, ये देख लीजिए यहां से। सबसे पहली बात, आपातकालीन उपबंध। भारतीय संविधान के भाग 18 में इनका उल्लेख है। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकाल से संबंधित उपबंध उल्लेखित हैं। भारतीय संविधान सामान्य परिस्थितियों में संघात्मक स्वरूप के अनुसार कार्य करता है, वहीं आपातकालीन परिस्थितियों में ये एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है। सीधा क्वेश्चन आएगा,
वह कौन सी स्थिति होती है जब भारत संघीय रूप को छोड़कर एकात्मक रूप ग्रहण कर लेता है? वो कौन सा होता है? आपातकाल। आपातकाल के समय क्या होता है, जितने राज्य हैं उनकी राज्य सरकारें बर्खास्त कर दी जाती है और केवल केंद्र सरकार ही चलती है। राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तब। ठीक है, आगे देखिए, आपातकालीन उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन। अब यहाँ से बहुत सारे डाउट होते हैं लोगों को कि सर ये तो जर्मनी के संविधान से लिए गए थे, लेकिन कुछ जो उपबंध हैं वो कहां से लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935। आगे देखिए, जबकि आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन संबंधित प्रस्ताव जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। सीधा क्वेश्चन आता है, जर्मनी में कौन सा संविधान है? वाइमर संविधान। आपातकालीन उपबंध कहां से लिए गए? 1935 के अधिनियम से। लेकिन आपातकाल के समय कौन से मूल अधिकार लागू होंगे और कौन से नहीं लागू होंगे, ये प्रावधान कहां से लिए गए? जर्मनी के संविधान से। आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब भारत में 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, आपको पता है, टाइप ऑफ इमरजेंसी। सबसे पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 के तहत, ड्यू टू वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबुलेशन। देखो क्या होता है, जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है वो कब लगता है? सशस्त्र विद्रोह, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण की स्थिति में। हिंदी में बोलते हैं युद्ध, सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण की जो स्थिति होती है उस समय लगता है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल। राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। इसका मतलब ये होता है, अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल ये बोल दे कि राज्य में जो शासन है वो संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है, तो उस समय राज्य में भी आपातकाल लग सकता है। लास्ट में आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 के तहत। इस समय ये होता है, अगर भारत में वित्तीय आपातकाल यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो निरंतर गिर रही है, उस समय वित्तीय आपातकाल लगाई जा सकती है। वित्तीय आपातकाल के समय जो टैक्स हैं, कर हैं, वो बढ़ाए जा सकते हैं। जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनकी जो सैलरीज है वो काट ली जाती है और भी बहुत सारे बदलाव कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के आपातकाल है भारत में, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 352, 356 और 360 किस भाग में है? भाग 18 में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, आज का शायद अंतिम क्वेश्चन अपना, स्थानीय समुदायों की मदद से पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर यानी पीबीआर तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? इनमें से वो कौन सा राज्य है जो पहला राज्य बन गया है बीडीआर यानी पीबीआर, पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार किया है? ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी है आंध्र प्रदेश, सी है कर्नाटक और डी है तमिलनाडु। तो हाल ही में केरल पहला राज्य बन गया है जिसने पीबीआर तैयार किया है। ठीक है, पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। अभी देखिए क्या होता है, स्थानीय समुदायों की भागीदारी के साथ व्यापक पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को अद्यतन और प्रकाशित करने वाली अल्लाह पूंजा की पहली और केरल की पहली ग्राम पंचायत बन गई है। देखो ये जो ग्राम पंचायत है ना, अल्लापंपूजा नाम ऐसे है। ठीक है, ये ग्राम पंचायत केरल की है और पहली ग्राम पंचायत बन गई है और केरल पहला राज्य बन गया है जिसने क्या बनाया है? पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। ठीक है, आज के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो यहीं समाप्त होते हैं। इनमें अगर कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जितने क्वेश्चन पूछे गए आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना। साथ में जितनी फैक्चुअल डिटेल है वो और करंट अफेयर दोनों में से कहीं से भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हो। धन्यवाद।